और आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेंस। आज हम टेंस सीखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट अपना टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं दोस्तों। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 फॉर्म हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी यही 4 पार्ट होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं दोस्तों। हमें ध्यान ये देना है कि अगर हमको प्रेजेंट के टेंस को बोलना है तो इंडेफिनिट से पहले प्रेजेंट लगा देंगे। इस तरह से कॉन्टीन्यूअस से पहले प्रेजेंट लगा देंगे, परफेक्ट से पहले प्रेजेंट लगा देंगे और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से पहले प्रेजेंट लगा देंगे। इसी तरह पास्ट में ये जो हमारे इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं, ये प्रेजेंट के भी पार्ट हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। हमें जिस टेंस को बोलना हो उसके पहले हमें वो टेंस जोड़ देना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है तो प्रेजेंट ऐड कर देते हैं इंडेफिनिट के पहले। कॉन्टीन्यूअस बोलना है तो प्रेजेंट ऐड कर देंगे कॉन्टीन्यूअस के पहले। इसी तरह से सबको बोल देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जान लेते हैं। रिकॉग्नाइज क्या क्या है? रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान होता है दोस्तों, पहचान। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान होती है। चलिए दोस्तों सीख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हूँ, ता हूँ आदि लगा रहता है, और जिससे हमें पता चल जाता है कि यह जो टेंस है, जो वाक्य है, ये किस टेंस का है। तो दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रोहित घर जाता है। तो यहाँ दोस्तों जाता है जो है ये क्या है, हमको बता रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा है दोस्तों मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो ता हूँ आया है, पढ़ में ता हूँ लगा हुआ है, ऐड है। तो ये हमारा है, बता रहा है हमको, इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा पिताजी ऑफिस में काम करते हैं। तो करते हैं जो आया है ये इंडिकेट करता है, बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से अध्यापक कक्षा में नहीं आते हैं। तो जो आते हैं, इत्ते आ गया है, आते में ते हैं, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से क्या तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो। तो पढ़ते हो में जो ते हो आया है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। आदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं जो यहाँ पर हमने दोस्तों भी सीखा है। रोहित घर जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, अध्यापक कक्षा में नहीं आते हैं, क्या तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो आदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं जिनके अंत में ता है, ता हो, ते हैं, ते हो आदि आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि किसी सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर जान लेना चाहिए जिससे हमको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि हिंदी जो सेंटेंस लिखा होता है उस किस स्ट्रक्चर में लिखा होता है, उसका ढांचा क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है। कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और सबसे बाद में वर्ब लिखी होती है। दोस्तों हम हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में ऑब्जेक्ट आता है और सबसे बाद में वर्ब आता है। दोस्तों वर्ब आता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राम किताब पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा राम है,
किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ता है वर्ब है। विनोद खाना खाता है में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है विनोद, उसके बाद खाना ऑब्जेक्ट है जो कि बीच में आया है, और खाता है वर्ब है, ये सबसे बाद में आई है। इसी तरह से अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो अध्यापक यहाँ पर सब्जेक्ट है और कक्षा में पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट है, सॉरी कक्षा में ऑब्जेक्ट है और पढ़ाता है वर्ब है। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से इंग्लिश का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आता है और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, किसी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए और उसके बाद वर्ब लिखना चाहिए और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमने हिंदी वाले स्ट्रक्चर में क्या सीखा था कि हिंदी का जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है और सबसे बाद में वर्ब लिखी होती है। लेकिन जब इसी हिंदी सेंटेंस का हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और बीच में वर्ब लिखनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वर्ब है सबसे बाद में हिंदी स्ट्रक्चर में, हिंदी सेंटेंसेज में। और जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को बीच में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग स्ट्रक्चर में, और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए जैसे हिंदी का एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है। दोस्तों से हिंदी का एक सेंटेंस है, देखिए जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है दोस्तों। तो इसी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे राम सब्जेक्ट है तो हिंदी के स्ट्रक्चर में भी राम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना है। और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में भी देखिए सबसे पहले, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। और हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हिंदी स्ट्रक्चर में दोस्तों, हिंदी का जो सेंटेंस होता है, और बीच में ऑब्जेक्ट होता है, सबसे बाद में वर्ब होती है, ध्यान से समझना है। तो अगर हमको इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है हिंदी सेंटेंस को, देखिए यहाँ पर एक हिंदी सेंटेंस है, राम खाना खाता है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है जो कि बीच में आया है, और खाता है वर्ब है, ये सबसे बाद में आया है। ये हिंदी स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देख सकते हो। अब इसी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और बीच में वर्ब आती है और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राम है, ये सब्जेक्ट है, ये हिंदी का सेंटेंस है, ये इंग्लिश का सेंटेंस है जो जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए राम यहाँ भी सब्जेक्ट है, तो राम को राम ही लिखेंगे, सब्जेक्ट हिंदी में भी सबसे पहले आता है और इंग्लिश में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है। यहाँ पर राम खाना खाता है, हिंदी वाले स्ट्रक्चर में देखिए दोस्तों खाता है वर्ब है जो कि सबसे बाद में आई है यहाँ पर। लेकिन इंग्लिश स्ट्रक्चर में इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बीच में लिखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को बीच में लिखते हैं, सॉरी वर्ब को बीच में लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो खाता है हमारा ये वर्ब है, इसको हम बीच में लिखेंगे, तो खाता है ये हमारा वर्ब हो गया इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर में, और ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, इसको सबसे बाद में कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों, राम खाना खाता है हिंदी सेंटेंस है, जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा राम खाता है खाना, यानी कि राम यानी कि सब्जेक्ट अपनी ही जगह रहता है, पहले सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, और ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता है और हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बीच में आता है। तो यहाँ पर खाता है ये वर्ब है, ये बीच में आया है अंग्रेजी सेंटेंस में, और खाना हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे बाद में आया है। अब इसका ट्रांसलेशन भी करके देख लेते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं और फिर इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए राम खाना खाता है, हमको इसका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों वर्ब, और सबसे बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और खाना ऑब्जेक्ट है, खाता है वर्ब है।
तो इंग्लिश ट्रांसलेशन सब स्ट्रक्चर के अनुसार हम हिंदी के सेंटेंस को बदलेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले लिखेंगे, इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, बीच में वर्ब लिखो और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखो। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राम सबसे पहले। उसके बाद फिर इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, कहता है सब बीच में वर्ब आनी चाहिए, तो खाता है यहाँ पर वर्ब है, तो इसके लिए लिखेंगे हम ईट। ईट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, इसलिए इसमें हम एस या ई एस जोड़ लेंगे, तो ईट में एस ऐड होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ईट्स। ये होगा दोस्तों ईट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट है खाना, और इंग्लिश स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को सबसे बाद में लिखते हैं, तो लिख देंगे फूड, FOOD, फिर फुल स्टॉप, राम ईट्स फूड। ये हो गया दोस्तों राम खाना खाता है। ये ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों इसका। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, जिसमें से हमको प्रत्येक टेंस के, यानी कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इस तरह सब पास्ट का इंडिफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर का भी है इंडिफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो इन सभी सेंटेंस में, इन सभी टेंसेज में हम हर टेंस के 3 तरह से ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे दोस्तों। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हम 3 तरीके से किसी भी टेंस के सेंटेंस को 3 तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अफर्मेटिव में करेंगे, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।